हेलो एंड वेलकम बच्चों, मैं हूँ साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बनी है, और इस लेक्चर में हम उसकी प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसी को पढ़ेंगे। सो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेएबल कहते हैं। सिलेक्टिवली परमेएबल मीन्स ये गाइड करेगी, ये देखेगी कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए और कौन सी चीज़ सेल के बाहर जानी चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? सिलेक्टिव परमेएबिलिटी। तो आइए पढ़ते हैं। हमने कहा था द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल, व्हिच मीन्स it allow or permits the entry or exit of some material in and out of the cell। कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आएगा या सेल के बाहर कौन सा मटेरियल जाएगा, इस चीज़ की देख रेख या इस चीज़ को कौन परमिट करेगा, वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से, किस मैकेनिज्म का या किन प्रोसेसेस का यूज़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सिलेक्टिव परमेबिलिटी शो करती है। तो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, किस तरह से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आता है, या हाउ डज सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, या फिर कोई सब्सटेंस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर कैसे जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ पे सेल दो प्रोसेसेस का यूज़ करता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो आइए जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, या तो दो सेल्स के बीच में या एक सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। देखते हैं ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। कहने का मतलब ये है कि जिस सब्सटेंस का ट्रांसफर होना है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी से जिस तरफ कंसंट्रेशन लो होगी उसकी तरफ मूवमेंट होना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसा कि डिफ्यूजन आपका CO2 या O2 जैसे गैसेस के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम CO2 की बात करें, जैसे कि ये पहला केस अगर हम देखें तो CO2 इज द सेलुलर वेस्ट। तो जैसा कि वो सेल में इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक सेल है और यहाँ पे बहुत सारा CO2 नज़र आ रहा है। पर अगर हम ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखें तो यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो CO2 सेल के अंदर से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा, उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो इस वाले केस में ये एक सेल है और ये सेल के अंदर से बहुत लो कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है हमें O2 की या ऑक्सीजन की, और आउटर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर जो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो अंदर सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बस इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन तब तक होता है जब तक सेल के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गैसियस एक्सचेंज में। तो आगे हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आइए देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि जिस तरह से डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है, ऑस्मोसिस इज सिंपली वाटर की मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पास होता है, अंदर या बाहर जाता है, वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ higher concentration through a selectively permeable membrane to the region of low water concentration till equilibrium is reached। कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ सेल के अंदर या सेल के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ से वाटर का जहाँ पर भी वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ से वाटर कहाँ पे मूव करेगा, जहाँ पे वाटर का अमाउंट कम होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर ये कोई आपका एक सेल है और इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वाटर किस तरफ ट्रैवल करेगा? बाहर से अंदर की तरफ। बस इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसा कि लिखा है, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मतलब ये बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही है, पर यहाँ पे अलग सब्सटेंस जैसे कि वाटर ये प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहा है, इसीलिए इसको नाम दूसरा दिया गया है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन इट। कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट एक बहुत बड़ा, मतलब सब्सटेंसेस का अमाउंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वाटर की मूवमेंट में। आगे हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सब्सटेंसेस का अमाउंट वाटर की मूवमेंट में को अफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 केसेस बताए हुए हैं कि अगर हम आपके प्लांट या एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो 1 बाय 1 केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस में अगर सॉल्यूशन जो हमने लिया है, ये जो मैंने एक बकेट बनाया है और उसमें मैंने सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ पर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर। मतलब किसी भी एक का सॉल्यूशन हम लेंगे, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन या तो शुगर सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है इन केस, तो उसमें अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जैसे यहाँ मैंने वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स शो किए हुए हैं, तो उस टाइम पे हम उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब कि आपका जो भी सॉल्ट या शुगर है उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड या हाइपोटोनिक। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट या शुगर कुछ भी हो सकता है जिसका आपने सॉल्यूशन लिया है। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो दिखाई हुई है और बाहर वाले सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है, मतलब बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा। देखो, मूवमेंट वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ होती है, पर ज़्यादा उस तरफ होती है जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, अमाउंट कम होता है किसी चीज़ का। अगर हम सेकंड केस की बात करें, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि जो आपका सॉल्यूशन है, ये बाहर जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है? अंदर और बाहर कोई नो नेट मूवमेंट, मतलब पानी के अंदर या बाहर मूवमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना सेल के अंदर है उतना ही सेल के बाहर है, तो मूवमेंट नहीं होगी। जब भी आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस करना है तो डिफरेंस होना चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, मतलब एक जगह अमाउंट ज़्यादा हो और दूसरी जगह कम हो, तभी मूवमेंट हो सकता है। पर यहाँ तो इक्वल है तो कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा, तो सेल सेम साइज का रहेगा। वैसे ही अगर हम तीसरे केस में देखें
तो मैंने जो आपका आउटर सोल्यूशन है जिसके अंदर मैंने अपने सेल को प्लेस किया हुआ है, वहाँ पे कम कंसंट्रेशन ऑफ O2 दिखाई हुई है। तो इस तरह के CO2 दिखाई हुई है, वाटर दिखाया हुआ है, तो इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन लो हो और जो आपका सल्यूट है सॉल्ट या शुगर उसकी कंसंट्रेशन हाई हो, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा और सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। तो एंडोसाइटोसिस कुछ नहीं है, क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा अपना फूड या फिर कोई भी चीज़ बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की हेल्प से सेल के अंदर लेते हैं, उसी चीज़ को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो आइए देखते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment। अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी चीज़ को अंदर लेना इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, चाहे वो फूड हो या कुछ और चीज़ भी हो सकती है। और इस प्रोसेस का यूज़ मेनली कौन करता है? अमीबा। So this is all about today's video. If you like the lecture, please like, share and subscribe. Thank you.